यह बात 20 फरवरी 2014 की है, जब रशियन वर्दी में कुछ लोग क्रीमिया में दाखिल हुए। इन लोगों के पास ना तो कोई पहचान पत्र था, ना इन लोगों के पास कोई भी झंडा था, लेकिन ये लोग रशियन वर्दी में थे। शुरू में रूस के द्वारा इन्हें वॉलंटियर यानी कि स्वयं सेवक कहा जाता है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि ये लोग रशियन आर्मी के जवान थे और रूस ने बिना एक भी गोली चलाए क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। रूस के द्वारा भेजे गए इन लोगों को ग्रीन मैन और क्रीमिया पर आक्रमण करने की इस रणनीति को ग्रीन मैन स्ट्रेटजी या हाइब्रिड वॉर स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि उस समय के यूएसएसआर ने 1954 में खुद ही क्रीमिया को यूक्रेन के अंडर में रखा था। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में जो यूक्रेन की ये जो हालत हुई है, उसका आखिर जिम्मेदार है कौन? जियोपॉलिटिक्स के इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे से आज हम लोग समझने वाले हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के टूटने से पहले सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर एशिया के लगभग आधे भाग पर फैला हुआ था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो ये 15 देशों में विभाजित हो गया। इनमें से एक देश रूस बना और बाकी के 14 छोटे छोटे देश बन गए। यूएसएसआर के 15 देशों में टूटने के बाद रूस उसके उत्तराधिकारी के रूप में उभरा, क्योंकि रूस के पास क्षेत्रफल और सेना से लेके ताकत तक हर तरह से वो इन सभी देशों से ज्यादा ताकतवर था। रूस ये चाहता था कि ये देश जो टूट करके बिखरे हुए हैं, ये किसी न किसी रूप में रसिया के इन्फ्लुएंस में रहे। अब रूस के लिए यूक्रेन का बहुत ज्यादा महत्व था, और यूक्रेन का इतना ज्यादा महत्व क्यों था वो आगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब यूएसएसआर टूटा तो उसके कुछ परमाणु हथियार यूक्रेन के हिस्से में भी चले गए थे। अब चाहे यूरोपीय कंट्रीज हो या फिर यूएसए हो या फिर चाहे रसिया ही क्यों ना हो, ये कोई भी देश ये नहीं चाह रहे थे कि यूक्रेन के पास में परमाणु हथियार है। इसलिए ब्रिटेन, यूएसए और रसिया ने यूक्रेन को ये बोला कि अगर वो अपने परमाणु हथियार नष्ट कर देता है तो जो यूक्रेन की रक्षा होगी, यूक्रेन को कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उससे रसिया प्रोटेक्ट करेगा। और ऐसा ठीक 3 साल बाद यानी कि 1994 में एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम होता है, जिसमें रसिया यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी भर लेता है और यूक्रेन इन देशों की बातों में आकर के अपने जो परमाणु हथियार थे उन्हें नष्ट कर देता है। अब वर्ष 2014 तक रूस ने अपनी कठपुतली सरकार के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा किसी न किसी रूप में यूक्रेन में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा था। लेकिन वर्ष 2004-5 में एक ऐसी घटना घटती है कि ये बताया जाता है कि उसमें जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी और यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, इनका इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मिलके जो रसिया की सपोर्टिव सरकार थी उसको 2004-5 में गिरवा दिया। और इस तरह से 2004-5 में यूएस और यूरोप के सपोर्ट से एक नई सरकार बनती है, और इस सरकार के जो प्रेसिडेंट थे जो वो पूरी तरह से यूरोप के समर्थक थे और यूएस के समर्थक थे। यूरोप के द्वारा, यूएस के द्वारा और ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन के लोगों के द्वारा इस घटना को ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो भी प्रोएक्टिव रहती हैं यूक्रेन में, और 2010 में ही दोबारा से नई सरकार बनती है, और जो नई सरकार बनती है वो रूस की सपोर्टिव सरकार होती है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो विक्टर यानुकोविच बनते हैं, जो कि रूस के प्रति काफी वफादार थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो विक्टर यानुकोविच थे वो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के ही एजेंट थे। और कमाल की बात है कि वर्ष 2004-5 से यानी कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन के बाद में 2010 तक जो प्रेसिडेंट रहे थे यानी कि विक्टर यूशचेन्को, इन्हें जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, इसका एजेंट भी मानते हैं कुछ लोग। अब 2010 से 2014 के बीच में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट रहते हैं, जो कि रूस को सपोर्ट करते थे, वो रसिया के ही पक्ष में रहते थे। लेकिन 2014 में एक बार फिर से यूक्रेन में बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होते हैं और विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया जाता है। अब दुनिया भर के जानकार ये बताते हैं कि यूक्रेन में जो ये तख्तापलट हुआ था उसमें प्रोटेस्ट कराने के लिए यूएस ने फंडिंग की थी, और इस तख्तापलट को CIA ने ही कराया था। इस तख्तापलट होने के बाद में यूक्रेन में एक ऐसी सरकार बनती है जो पूरी तरह से यूएसए
और यूरोप को सपोर्ट करती थी। इस इंसिडेंट के बाद में रसिया के दिमाग में ये आता है कि अगर किसी तरीके से ऐसा हो गया कि कहीं यूक्रेन का इंटरेस्ट नाटो में जुड़ने का हो गया, नाटो का आपको पता ही होगा कि ये एक ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज का, यूरोप का, यूएसए का मिलकर संगठन बना हुआ है कि अगर नाटो के मेंबर्स में से अगर किसी भी देश के ऊपर कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो नाटो के सारे मेंबर मिलकर उस देश पर आक्रमण करें। अब रसिया को ये दिमाग में डर सता जाता है कि अगर ऐसा हुआ कि नाटो से जाकर के यूक्रेन मिल गया तो ऐसी संभावना है कि रसिया के हाथ से क्रीमिया निकल जाएगा। क्रीमिया का जो है रूस के हाथ से निकलने का मतलब ये है कि रसियन नेवी की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच ब्लैक सी फ्लीट उसके हाथ से निकल जाती है। जो ब्लैक सी फ्लीट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो क्रीमिया में ही एक पोर्ट है, सेवस्तोपोल नाम का पोर्ट, बहुत बड़ा पोर्ट है। इस पोर्ट पर ही उसका हेडक्वार्टर है ब्लैक सी फ्लीट का। इस जगह से ही रसियन नेवी, चाहे वो इजोब सागर हो, चाहे वो ब्लैक सी हो, चाहे वो मेडिटेरियन सी हो, इन सभी जो क्षेत्र हैं उन सभी का संचालन इसी जगह से करती है। अब चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप हो, इन क्षेत्रों पर अगर रसिया को अपनी पकड़ मजबूत करनी थी तो उसके लिए जरूरी ये था कि उसके हाथ से ब्लैक सी फ्लीट नहीं जानी चाहिए, और ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा के लिए जरूरी ये था कि उसके हाथ से क्रीमिया नहीं जानी चाहिए। अब ब्लैक सी फ्लीट यानी कि क्रीमिया रसिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इस एक बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के सीरिया में रसिया का एक नौसैनिक अड्डा है जिसे टार्टस बोला जाता है। इस जगह पर चाहे पनडुब्बी भेजनी हो या फिर सैनिक भेजने हो या किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई भेजनी हो तो रसिया ब्लैक सी फ्लीट यानी कि क्रीमिया के माध्यम से ही भेजता है। अगर रसिया के हाथ से ये क्रीमिया निकल जाता तो रसिया न केवल इन रिसोर्सेज से हाथ धो बैठता बल्कि ब्लैक सी में उसकी बिछी हुई तेल और नेचुरल गैस की पाइपलाइन जिनसे वो यूरोप को सप्लाई करता है उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाता। और यही मेन कारण था कि यूएस और यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA वो नाटो के साथ मिलकर इसीलिए ये रणनीति अपना रही थी, और जो यूक्रेन है उसको बैक सपोर्ट ये इतना इसीलिए कर रहे थे ताकि रसिया की किसी भी तरह से इस क्षेत्र से पकड़ हल्की हो जाए। अगर रसिया के हाथ से क्रीमिया निकल जाता तो रूस ने जो नाटो के साथ में एक संतुलन बना के रखा है वो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता और रूस नाटो के सामने एकदम कमजोर पड़ जाता। यही कारण था कि रूस ने ग्रीन मैन स्ट्रेटजी और हाइब्रिड वॉर के माध्यम से क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, और बाद में रूस ने जनमत संग्रह करा के क्रीमिया को घोषित तौर पर रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। अब रूस को यहाँ पर एक फायदा मिल गया कि क्रीमिया की मेजर पॉपुलेशन रसियन है और यहाँ के जो लोग हैं 70 से 80% लोग रसियन लैंग्वेज बोलते हैं। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को लगातार जो है क्रीमिया दिलवाने का लालच देते रहे और उसको बैक सपोर्ट करते रहे, और इनमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की थी। अब रूस ने क्रीमिया पर तो अधिकार कर लिया था लेकिन रूस की अगली नजर डोनबास क्षेत्र पर थी। यहाँ के डोनेट्स और लुहांस्क ये दो क्षेत्र हैं जहां पर जो मेजर पॉपुलेशन है वो रसियन है। रसिया ने क्या किया कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ एजेंट्स के माध्यम से इस क्षेत्र में अलगाववादी विद्रोह शुरू करवा दिया। लेकिन ये मामला 2019 में जाकर के सबसे ज्यादा बिगड़ गया जब यूक्रेन के नए राष्ट्रपति जेलेंस्की बन जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये घोषित तौर पर बोल दिया कि भविष्य में यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा। अब रूस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये भी थी क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो ऐसी संभावना थी कि रूस और यूक्रेन की सीमा है वहां पर ऐसा हो सकता था कि नाटो की मिसाइलें तैनात कर दी जाती, और अगर ऐसा होता तो ठीक ये 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की तरह हो जाता जब यूएसएसआर ने बिल्कुल यूएसए के नीचे क्यूबा में ले जाकर के अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। रूस ने यूक्रेन से नाटो की नजदीकियां देख के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अब रूस का उद्देश्य ये था कि जो डोनबास रीजन है जहां पर रशियन लोग बहुसंख्यक हैं उस क्षेत्र को वो अपने कब्जे में ले लेगा और यूक्रेन में तख्ता पलट करा के उसमें अपनी पपेट सरकार यानी कि अपनी कठपुतली सरकार बना देगा। रूस ने यही सोच करके यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी आक्रमण किया था लेकिन वो बहुत समय तक होल्ड नहीं कर पाया। और रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया था उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने तमाम तर्क दिए थे, जैसे कि उसने बोला कि जो रशियन अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है। उसने ये भी बोला था कि यूक्रेन जो है वो नाजी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में है इसलिए उससे मुक्त कराना चाहता है यूक्रेन को। लेकिन मामला क्या था कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज लगातार यूक्रेन को बैक सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए रूस ने जितना सोचा था युद्ध उससे ज्यादा लंबे समय तक खिंच गया। और इवन आप देखोगे कि वर्ष 2022 से लेके 2025 तक युद्ध खिंचता रहा। वर्ष 2025 में जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यानी कि जब वो राष्ट्रपति पद के लिए
चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी में उन्होंने ये बोला था कि मैं जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है मैं उसको खत्म करवा दूंगा। लेकिन न केवल प्रोफेशनल तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की तलखी, इस तरह की बहस पहली बार देखी गई कि राष्ट्रपति ट्रंप से जेलेंस्की की किस तरह की बहस हुई। ये कितनी वीडियो वायरल हुई थी आप सभी ने देखी होगी। Be right about From the very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing I'm very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do III. you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. इन सब चीजों के मायने क्या हैं? इन सब का यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में? अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इन सबसे चीन के रिश्ते और रसिया के रिश्ते में क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर चीन के साथ में यूएसए के किस तरह के संबंध होने वाले हैं और इनमें भारत किस जगह स्टैंड करता है। इन सब चीजों पर इस वीडियो का हम पार्ट 2 लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।